अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कोडिंग ज़्यादा है और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। खैर हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंडेंट है आज, ऐसे ही सीधा ही ग्रेडियंट डिसेंडेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट से पहले हम थोड़ा सा हाइपर पैरामीटर पे बात हाइपर करेंगे। पैरामीटर नहीं गया था। थोड़ा सा आइडिया देना ज़रूरी है ना, जो नए डेवलपर्स हैं। लास्ट टाइम में हमने ANNs या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात की थी और उसमें भी हमने एक पर्टिकुलर टाइप पे एम्फेसिस किया था जिसके मैंने बहुत सारे नाम बताए थे। स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, MLP और भी बहुत सारे होंगे। सो असेंशली ये सारे एक ही चीज़ के नाम थे, तो हमने इसके बारे में बात की थी। और उसके बाद फिर मैंने आइडिया दिया था कि ये न्यूरल नेटवर्क्स हमें पता है डाटा से सीखते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क जब आप बनाते हैं स्क्रैच से, जो कि हम बनाएंगे, हम टेंसर फ्लो को यूज़ करते हुए अपने न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे, तो आपके न्यूरल नेटवर्क सब कुछ डेटा से नहीं सीख सकते। तो हमने एक और टर्म आपके साथ सामने रखी थी, वो थी हाइपर पैरामीटर। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम डेटा से नहीं सीख सकते, ये हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो इन हाइपर पैरामीटर्स में, और मज़े की बात ये है कि यही हाइपर पैरामीटर्स जो हैं ये आपके मॉडल की एक्यूरेसी पे इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो कुछ डिफरेंट हाइपर पैरामीटर जो अभी तक हमने देखे वो था कि आपकी हिडन लेयर्स कितनी होनी चाहिए, उन हिडन लेयर्स में आपने न्यूरॉन किस टाइप के लगाने हैं, क्योंकि आपको याद है ना कि बहुत सारी टाइप के हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। आउटपुट पे अगर रिग्रेशन है तो कौन सा न्यूरॉन लगाना है, अगर क्लासिफिकेशन है तो कौन सा न्यूरॉन लगाना है, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन चाहिए तो फिर कौन सा न्यूरॉन लगाना है, लर्निंग रेट क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्जांपल्स हैं हाइपर पैरामीटर की। ये मॉडल डाटा से नहीं सीख सकता, ये मॉडल बनाने वाला एक्सपीरियंस से सीखेगा। आप इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप लोग इस सेशन से सीख रहे हो ना, प्रीवियस सेशन से भी सीखे। उस सेशन के अंदर आपको चंद वो बातें थी जो डॉक्टर शाजिया ने बताई, डॉक्टर साहब ने बताई, मैंने बताई, हारिस ने बताई। जितना हमने बोला, हमने आपके माइंड में डेटा ट्रांसफ़र किया, नॉलेज ट्रांसफ़र की, जिससे आप सीख रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों से इस वक्त सीख रहे हो जिन चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं? देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ आप बैठे हो, जिस 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 तरह का नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, जो आपका फोकस लेवल है, अपने इन्वायरमेंट में भी आप कुछ एडजस्टमेंट करो तो आपके जो लर्निंग रेट है वो तेज़ हो सकता है। लेकिन सिखा जो हम रहे हैं वो वही रहेगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए। बेशक आप 10 कैटेगरीज बना लें, 10 को डिफरेंट इन्वायरमेंट में डाल दें, उन 10 के 10 में कुछ दूसरे भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे जो डेटा में नहीं है, जो हम नहीं बता रहे। सो इसी तरह देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जब मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं जो डेटा का पार्ट नहीं होते बट मॉडल की ट्रेनिंग में वो कर रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कल को आपने अपने मॉडल्स बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो कौन कौन से। कुछ एग्जांपल्स हम दे देंगे, बाकी आप बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उन्हें हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पहला फेज जो है वो इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक जाता है, उस फेज को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क में जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं, आपको पता है ना, न्यूरल नेटवर्क में हम न्यूरॉन लगाते हैं तो कैलकुलेशंस ही परफॉर्म हो रही है ना मैथ की, क्योंकि न्यूरॉन इन इटसेल्फ मैथ के फंक्शंस हैं, तो इसमें क्यों कैलकुलेशन ही परफॉर्म होनी है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं उन्हें स्टडी करने के लिए हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड पास या फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या है कि इनपुट लेयर ने, एक सेकंड मुझे ज़रा बताएंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या हो रहा होता है? मैं सुन लूँ थोड़ा सा, क्योंकि बताया तो आपने बड़े अच्छे तरीके से था। कमेंट करें जी। फॉरवर्ड पास में आपकी इनपुट लेयर में इनपुट आती है, वो रिस्पेक्टिव या दरमियान वाली लेयर से ट्रांसफॉर्म होती है।
आउटपुट लेयर तक पहुंचती है और आउटपुट लेयर उससे आउटपुट कैलकुलेट करके आपको दे देती है। अच्छा, ये आउटपुट जो है ये कैलकुलेट होती है, एक चीज़ है जो फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट होती है। फॉरवर्ड पास में एक और चीज़ भी कैलकुलेट होती है, ख़ास तौर पे अगर मैं क्लासिफिकेशन की एग्जांपल दूं, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का जो जो टाइप हम पढ़ रहे हैं ये मेनली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन यानी सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ होती है। तो इसमें जो दूसरी चीज़ कैलकुलेट होती है उसे हम कहते हैं लॉस। लॉस ये बताता है कि न्यूरल नेटवर्क ने जो प्रेडिक्शन की वो कितनी ठीक है या कितनी गलत है। फॉर एग्जांपल, हमारी एक एग्जांपल है कैट वर्सेस नॉन कैट इमेज की प्रेडिक्शन। फ़र्ज़ करें कि आपने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, आपने उसे इनपुट के तौर पे कैट का इमेज दिया, आउटपुट लेयर पे उसने प्रेडिक्ट किया नॉन कैट। तो नॉन कैट क्या है? प्रेडिक्शन है। लेकिन एक्चुअली तस्वीर किस चीज की थी? कैट की। तो इसका मतलब है अब आप ये भी देखेंगे कि इस प्रेडिक्शन में मॉडल ने गलती कितनी की। वो जो गलती की कैलकुलेशन है उसे हम कहते हैं लॉस कैलकुलेशन। ठीक है। तो फॉरवर्ड पास में आपने याद रखना है दो चीजें कैलकुलेट होती हैं, एक मॉडल की प्रेडिक्शन, दूसरा मॉडल का लॉस। मुझे ये बताएं कि लॉस कम होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या लॉस ज़्यादा होना ज़्यादा फ़ायदेमंद? जी, ये बहुत अच्छा आंसर है। अच्छा, बाकी जिनको आइडिया नहीं है, ये एग्जैक्टली एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके दरमियान के एक्चुअल लेवल क्या था और प्रेडिक्टेड लेवल क्या था। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी डिस्टेंस फंक्शन यूज़ करते हैं लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। और इससे मुझे मौका मिल गया कि मैं एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाऊं, लॉस फंक्शन। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी हम कोई फंक्शन यूज़ करते हैं और उसे हम लॉस फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अच्छा, फॉरवर्ड पास मेरा ख्याल है हमें अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फेज है कैलकुलेशन का वो है बैकवर्ड प्रोपेगेशन या बैकवर्ड पास। इसे लोग तेज़ी में बैक प्रॉप भी कहते हैं। तो ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप है। ठीक है। और फॉरवर्ड पास है कि इनपुट से आउटपुट लेयर तक जो कैलकुलेशन हुई और उसके बाद आपको प्रेडिक्शन मिली और आपको लॉस मिला यूजिंग लॉस और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं बार बार ये फंक्शन यूज़ करूँगा क्योंकि ये पहले मैंने नहीं बताया। सो गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब दूसरा जो फेज है वो है बैकवर्ड प्रोपेगेशन या बैक प्रॉप। अब मैं इसको बैक प्रॉप कहूंगा लेकिन आपने इसको पूरा पढ़ना है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। ठीक है। बैकवर्ड प्रोपेगेशन की पहली खास बात ये है कि ये आउटपुट लेयर से स्टार्ट होती है और इनपुट लेयर तक जाती है। ठीक है। इनफैक्ट ये आउटपुट लेयर से भी पहले लॉस फंक्शन से स्टार्ट होती है और फिर इनपुट लेयर तक जाती है। ठीक है। एक चीज बैकवर्ड प्रोपेगेशन में एक्चुअली मॉडल सीखता है कि मैंने क्या गलती की। ओके, सो दिस इज बैक प्रोपेगेशन। या आपको जो y नजर आ रहा है और y हैट नजर आ रहा है, ये बड़ी पक्की टर्मिनोलॉजीज है। y हैट हमेशा आपका प्रेडिक्टेड लेबल होता है और y आपका एक्चुअल लेबल होता है। और लॉस फंक्शन इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके मॉडल का लॉस कैलकुलेट करता है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। जब ये लॉस कैलकुलेट हो गया, अब हमें पता चल गया यार मॉडल को सिखाने की ज़रूरत है। अब उस लॉस को यूज़ करते हुए हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन में अपने न्यूरॉन्स को सिखाते हैं ताकि अगली बार जब फॉरवर्ड पास हो तो मॉडल अच्छी प्रेडिक्शन करे। ठीक है। तो इस तरह ये एक साइकिल बन जाता है। कैसे? आपने फॉरवर्ड पास किया, प्रेडिक्शन मिली, साथ लॉस मिला, उस लॉस की बेस पे आपने बैकवर्ड पास किया, न्यूरॉन्स ने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसके बाद दोबारा आपने फॉरवर्ड पास किया, न्यूरॉन्स ने जवाब दिया। उम्मीद ये है कि अब जवाब ज़रा अच्छा होगा, फिर लॉस कैलकुलेट हुआ,
फिर बैकवर्ड पास हुआ, न्यूरॉन्स ने अपने आप को अपडेट किया, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट। और जब आप सारे डाटा सेट के लिए ये काम कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने एक इपॉक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब हम ये आइट्रेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास की तमाम डाटा सेट के लिए, गिवन जो भी डाटा सेट है, कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने एक इपॉक कंप्लीट कर लिया है। सो टेक अवे, फॉरवर्ड पास में कैलकुलेशन होती है, बैकवर्ड पास में कैलकुलेशन होती है, बैकवर्ड पास में एक्चुअली लर्निंग होती है। अब ज़हन में सवाल ये आता है, लर्निंग कैसे होती है, न्यूरल नेटवर्क सीखते कैसे? ठीक है, तो इसका बड़ा खूबसूरत जवाब है। जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स आप देखेंगे वो सब एक ही टेक्निक से सीखते हैं, और उस टेक्निक का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। हर न्यूरल नेटवर्क दुनिया का सीखने के लिए जो टेक्निक यूज़ करता है उस टेक्निक को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये बड़ा अजीबोगरीब सा नाम है, इसको हम तोड़ते हैं पहले पीसीस। मैं तो इसको अक्सर डिसेंडेंट करता हूं। हाँ, डिसेंट का मतलब है नीचे जाना, असेंट होता है ऊपर जाना। असेंशन के बंदा बहुत पीर बन गया, इसे इंग्लिश में असेंशन कहते हैं बाय द वे। डिसेंट, जैसे इसको एग्जांपल यूं लें, नीचे उतरना। आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं तो आप असेंट कर रहे हैं, आप ऊपर से नीचे सीढ़ियों से जा रहे हैं तो आप डिसेंट कर रहे हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंट में डिसेंट का मतलब है नीचे जाना, और उसके बाद ग्रेडियंट जो है ये यूं समझें कि लॉस की बेस पे हम जो अपडेट कर रहे हैं न्यूरॉन्स को, उसके लिए उसको हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट की बेस पे हर न्यूरॉन को पता चलता है यार मुझे इतना अपडेट होने की ज़रूरत है, या मैंने अपने आप को इतना अच्छा करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो ग्रेडियंट डिसेंट तमाम न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेनिंग या लर्निंग, ये दोनों लफ्ज़ भी इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना या न्यूरल नेटवर्क ने लर्न करना, ये इंटरचेंजेबल बात है। तो न्यूरल नेटवर्क भी, जितने भी न्यूरल नेटवर्क आप नाम सुनेंगे वो सब के सब जो एल्गोरिदम ट्रेनिंग या लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं उसे हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। अच्छा, आपके सामने ना एक बड़ी मज़ेदार पिक्चर है। ग्रेडियंट डिसेंट अगर आपने समझना है तो आप इमेजिन करें कि आपके इर्द गिर्द दिसंबर की धुंध है और आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हैं। अब आप ऊंची जगह पे खड़े हैं, धुंध है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने नीचे जाना। आप पहले एक स्टेप लेके ये देखेंगे चारों तरफ कि किस तरफ मैं थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप एक तरफ स्टेप लें तो वो ऊपर की तरफ हो, तो आपने कहना नहीं यार मैंने तो नीचे जाना, मैंने ऊपर तो नहीं जाना। फिर आप दूसरी तरफ, और चूंकि हर तरफ धुंध है तो आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो आप एक स्टेप लेके चेक करेंगे यार मैं नीचे ही जा रहा हूँ। अगर आपको यकीन हो गया हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ तो गुड। अब आप फिर अगला स्टेप दोबारा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप एक स्टेप ले नीचे, नीचे प्लेन ज़मीन हो या उसके बाद फिर एक और चढ़ाई हो, तो आपने हर जगह पे ये डिटर्मिन करना है कि कौन सी सिमत मुझे नीचे लेके जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन चल रही है। ये एनिमेशन हमें ये बता रही है कि न्यूरल नेटवर्क जो हैं, बाय द वे इसमें जो वाई एक्सिस पे आपको नज़र आ रहा है ये है लॉस। जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट्स की बेस पे न्यूरॉन्स अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, वो लॉस कम होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो चूंकि वो लॉस ग्रेडियंट की बेस पे कम या डिसेंड हो रहा है, तो इसलिए इस एल्गोरिदम को हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। तो इसी तरह ये आपने जो धुंध के अंदर नीचे उतरने वाली मेथडोलॉजी है, इसको इंट्यूटिवली गौर से अगर आप इमेजिन करें तो यही ग्रेडियंट डिसेंट।
बाकी सारी डिटेल जो है इस इंट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। जी इरफान, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? देखें, ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा लेवल आता है जहां आप ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच जाते हो, और ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो आप दोबारा से लॉस में जाना शुरू हो जाते हो, आपका लॉस दोबारा से बढ़ना शुरू है। दिस इज़ व्हाट द कर्व इज़ शोइंग। मैं आपको एग्जांपल दे के बता दूँ क्योंकि थोड़ा ये लोगों को तंग करता है। ऐसा है कि आप एक सर्टेन इन्वायरमेंट में अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं काम के लिए। ऑफिस के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, एक प्रपोज़ल आया, उस पर आपने काम करना है और आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और आपने देखा कि अकाउंटेंसी लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे, बिजनेस डेवलपमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुए, ब्लंडर हुए हैं। तो आपने बड़े सख्त एक्शंस लिए, सख्ती से पेश आए, बड़े बड़े स्टेप्स लिए, बंदे फायर कर दिए, स्ट्रक्चर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि ब्लंडर बहुत बड़ा था। थोड़ी बेहतरी हुई, फिर आप आगे चले तो लोग वही हैं, गलती छोटी हो रही है। अब आप क्या उस मिस्टेक पे भी जब थोड़ी बेहतरी हुई, आप सही जा रहे हैं, तो क्या आप बहुत बड़े एक्शन लेंगे, बहुत बड़े ब्लंडर्स आप वो करेंगे, बंदे फायर कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे? रियल मैं ला रहा हूँ, ऑब्वियसली इसको मिक्स करना बहुत, मैप करना बहुत मुश्किल होगा। एक सर्टेन लेवल तक आप पहुँचते हैं, देखते हैं चीज़ें बहुत ऑप्टिमाइज है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन के करीब पहुँचते हो तो गलती को ठीक करने के लिए जो आप एक्शन लेते हो वो भी उस लिहाज से एडजस्ट होते जाते हैं। ये ज़रूर समझिएगा कि एक बंदे को आप ट्रेन कर रहे हैं, वो साथ में तपा भी जा रहा है, ट्रेन भी होता जा रहा है, अब वो परफेक्शन लेवल पे पहुंच गया। मैं अपने बॉस से एक बात कहता था और मैं क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ कि यार एक बात, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर आप कहीं पे CEO, बॉस हो या आपकी टीम लीड हो, एक शख्स बच्चा बैठा काम कर रहा है, फोकस से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है और सही डायरेक्शन में कर रहा है, तो कुछ ऐसे चैंपियन बॉस होते हैं वो उसके ऊपर जाएंगे, कहेंगे जल्दी कर यार, क्या कर रहे हो? दे आर ट्राइंग टू करेक्ट हिम, क्या कर रहे हो? वो ऑलरेडी ऑप्टिमल लेवल पे है और आपने जाके एक एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा? लॉस इंक्रीज हो जाएगा। अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक्चुअली वहां पे जाके पोलाइटली उसको डील करना था, हाँ, उससे पोलाइटली छोटी बात करनी थी। अब आप उसको वैसा नहीं डांट सकते जैसा पिछले साल ब्लंडर करने पे डांटा था। अब वो एक ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच चुका है, एक न्यूरॉन समझ लें उस रिसोर्स को। अब आप उसको जाकर लात नहीं मार सकते। अब आप बहुत छोटा स्टेप लेंगे, हल्का सा कह देंगे यार ज़रा देख लेना यार, यार आजकल मैं देख रहा हूँ तेरा थोड़ा फोकस लेवल कम जा रहा है। सम टाइम जब सीनियर हो जाता है बंदा, यूजुअली उसे कहते हैं कि आई विल फायर यू। दैट्स अ ह्यूज स्टेप। अब बहुत बुलंदी से नीचे आ रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो विनर वाला पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, तो उसके करीब अगर आप यहाँ पे देखें, आप डायग्राम के अंदर देखें तो स्टेप्स चेंज नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये लफ्ज़ भी इनके लिए नए होंगे। हम मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ, लफ्ज़ आपने बनाने ना, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वाला। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड सर। ओके, गुड। सो एसेंशियली इरफान ने बड़ी खूबसूरत बात बताई और ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, क्योंकि देखें जब आपने अपने जो भी आपका सबॉर्डिनेट था उसको पहले डिफरेंट तरीके से ट्रेन किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कारकर्दगी बेहतर होती गई और जो लॉस करता था वो कम होता गया, तो एक पॉइंट पे वो ऑप्टिमल हो गया। लेकिन अगर आप, जैसा इरफान ने बताया, अगर आप मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, आप फिर भी उसे डांटेंगे ना, तो फिर दो काम होंगे। या तो वो कहेगा यार इसकी तो आदत ही है, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, ठीक है। या दूसरा वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मैं अपना बॉस बदल लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो काम हो सकते हैं। सो इन दोनों कामों में क्या हुआ, आपकी जो जितनी पिछली मेहनत थी लॉस कम करने की, आपने अपनी जो ट्रेनिंग थी या लर्निंग रेट था उसे अपडेट नहीं किया, लॉस और ऊपर पहुंच। फिर आप अगले एम्प्लॉय के साथ करेंगे तो आप हमेशा ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, वो दरमियान वाले जो ऑप्टिमल पॉइंट है ना उधर नहीं पहुंच सकेंगे। सो उस ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच के आपने लोगों को मोटिवेट करना है, यार यू आर डूइंग गुड, गलती हो जाती है और मेहनत करते हैं। सो मॉडल को आपने इसी तरह ट्वीक या ट्रेन करते जाना है कि लॉस और कम करो और कम करो और कम करो। मैंने बताया था ना वाई एक्सिस पे क्या है, लॉस है। लॉस या कॉस्ट एक ही चीज़ है, लॉस कॉस्ट ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ है। लेकिन जब एक लॉस हद तक कम हो जाए तो फिर आपने थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है।
बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर रही। प्यार प्यार से कहना है कि भाई Exactly. सीधा हो जा, सीधा हो तू जा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सीधा हो जा। लेकिन That's अगर how आप you do it. नहीं करेंगे तो फिर डाइवर्जेंस होगी, और अगर आप उसको अच्छी जगह पे पहुंचा देंगे तो फिर कन्वर्जेंस होगी। ये याद रखिए कि उस ऑप्टिमल लेवल को क्रॉस नहीं, अगर आप ब्लाइंडली बड़े बड़े स्टेप लेंगे तो हो सकता है कि आप उस ऑप्टिमल लेवल को क्रॉस कर जाएं और आपको पता भी ना चले। ये पता तब चलेगा जब दोबारा आप वहाँ पहुँचे हुए होंगे। मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे दूं कि ऑप्टिमल लेवल को क्रॉस क्यों नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आप मैप पे ड्राइव करके किसी पिन लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, मैप आपको बता रहा है कि यू आर 30 किलोमीटर्स अवे, आप अच्छी स्पीड में जा रहे होंगे। मैप आपको कहता है कि यू आर 2 किलोमीटर्स अवे, नाउ यू आर कॉन्शियस। मैप आपको बताता है यू आर 200 मीटर अवे, अब आप क्या करते हैं, स्पीड गिरा देते हैं और लेफ्ट राइट देखना शुरू करते हैं, मेरा पॉइंट आने वाला है, मेरा पॉइंट आने वाला है, यहीं कहीं ये दुकान होगी, लेफ्ट पे होगी या राइट पे होगी। मैप आपको कहता है यू आर 40 मीटर्स अवे, आप और कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी रफ्तार से, जब मैप आपको कह रहा है कि 200 किलोमीटर्स अवे या 20 मीटर्स अवे, उसी रफ्तार में जाते हैं तो यूजुअली आप मिस कर जाते हैं अपना पॉइंट और फिर अगला यू टर्न, फिर आपको पता चलता है मैप तो उल्टा बता रहा है, आप तो बढ़ता जा रहा है काम हमारा। दिस इज़ एग्जैक्टली जब आप अपने ऑप्टिमल पॉइंट के करीब पहुंचते हैं आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। और ये जो स्टेप साइज है इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम है, इसे हम कहते हैं लर्निंग रेट। सो ये कि आपने, जैसे इरफान की एग्जांपल बहुत स्पॉट ऑन है कि स्टार्ट में जब 20 किलोमीटर दूर थी आपकी डेस्टिनेशन तो आपका लर्निंग रेट ज़्यादा था, ज़्यादा बड़ा नंबर था। लेकिन जब आपकी डेस्टिनेशन 200 मीटर दूर रह गई, आपने स्टेप साइज छोटा कर दिया, अब लर्निंग रेट कम कर दिया। और जब आप बिल्कुल कोई 15-20 मीटर दूर रह गए तो आपने लर्निंग रेट बहुत कम कर दिया, बहुत थोड़ा कर दिया। तो ये जो स्टेप साइज है इसको हम डीप लर्निंग की ज़ुबान में कहते हैं लर्निंग रेट। ठीक है, देखिए बैच साइज, आइडियल सिचुएशन ये है कि मेरे पास अगर 100 तस्वीरें हैं, कैट और नॉन कैट की एग्जांपल्स ही हम ज़हन में रखेंगे, अगर मेरे पास 100 पिक्चर्स हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो मैं 100 की 100 तस्वीरें गुजारूं और फिर लॉस कैलकुलेट करूं, फिर न्यूरॉन्स को अपडेट करूं, लर्निंग करवाऊं, फिर दोबारा 100 की 100 दूं। लेकिन ये तरीका चलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे डाटा सेट 100 तस्वीरों के नहीं होते, वो मे बी 1 मिलियन तस्वीरों के। तो अब इसका इलाज ये है कि बजाय सारी तस्वीरें दिखा के मैं अपने न्यूरॉन्स को फिर अपडेट करूं, मैं क्या करता हूं, मैं पूरे डाटा सेट के ना छोटे छोटे हिस्से कर लेता हूं। मसलन अगर मेरे पास 1000 तस्वीरें थी तो मैंने 10-10 तस्वीरों के 100 हिस्से कर लिया। अब मैं पहली 10 तस्वीरें दिखाऊंगा इकट्ठी, और उसके बाद मैं देखूंगा लॉस कितना है। उस लॉस की बेस पे बैक प्रोपगेशन करके न्यूरॉन्स के पैरामीटर्स को अपडेट करूंगा, वेट्स को अपडेट करूंगा। वेट और पैरामीटर इंटरचेंजेबल है, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक बैच दिया और उस बैच से लॉस निकाल के न्यूरल नेटवर्क को सिखाया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अगली 10 तस्वीरें जो हैं वो दूंगा, फिर प्रेडिक्शन और एवरेज लॉस निकालूंगा, फिर उस लॉस की बेस पे दोबारा बैक प्रॉप करके न्यूरॉन को दोबारा सिखाऊंगा। ये दूसरा बैच चला गया। तो बजाय मैं पूरी 1000 गुजारूं, उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी लाऊं, फिर पूरी 1000 गुजारूं, फिर थोड़ी सी बेहतरी लाऊं, तो बड़ा मुश्किल और कंप्यूट वाला काम है। तो उसकी बजाय मैं 1000 के, मैं छोटे छोटे पीसेस में तस्वीरें दिखा दिखा के न्यूरॉन्स को अपडेट करता रहूँगा। तो जब मैं एक दफ़ा 1000 तस्वीरें दिखा चुका हूँगा तो मेरा मॉडल बहुत बेहतर हो चुका हो, बजाय इसके कि मैं सारी की सारी 1000 दिखाता और एवरेज और लॉस की बेस पे न्यूरॉन को कहता अब तुम सीखो। तो ये जो टुकड़े हैं ना डेटा के, जो पूरे डाटा सेट 1000 तस्वीरों के डाटा सेट को जो हमने टुकड़ों में तोड़ लिया 10-10 के, इसे हम कहते हैं बैच। और बैच का साइज क्या है, 10। अब
बैच का साइज कितना होना चाहिए तो ज़्यादा फायदा है, कितना कम हो, कितना ज़्यादा हो, ये सब हाइपर पैरामीटर, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है और ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। किसी खास टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये बैच साइज हो सकता है आपको 256 रखना पड़े, किसी दूसरी टाइप के प्रॉब्लम के लिए हो सकता है सिर्फ 16 रखना पड़े, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बैच साइज का मतलब है कि आप पूरे डाटा को जिस पे आपने मॉडल को ट्रेन करना है, यानी ट्रेनिंग डाटा पे, उसको कितने साइज के हिस्सों में तोड़ते हैं और उसकी बेस पे अपने न्यूरल नेटवर्क मॉडल को ट्रेन करते हैं, इसे हम बैच साइज कहते हैं। जब आप कोडिंग कर रहे होंगे ना, कोड लिख रहे होंगे आप, तो आप गौर कीजिएगा, जब आप स्टार्टिंग में कोड लिखते हैं एक लाइन लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, फिर उसको प्रिंट करके चेक करेंगे, और हर इतने इतने चंक के बाद आप देख रहे थे ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जैसे आप थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, आपको पता होता है व्हाट यू गोना अचीव, तो आप लंबी लंबी कोडिंग पहले ही कर लेते हैं बिना कोड रन किए। आपको पता होता है कि व्हाट यू आर डूइंग, दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस, दैट कम्स टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी डिज़ाइन डेवलप कर रहे होते हैं, तो सम टाइम आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप पूरा का पूरा लिख डालते हो पेज, और फिर आप उसको एक दफ़ा रेंडर करते हो टू सी द आउटपुट ऑफ द पेज, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। सिमिलरली आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितना एक्सपीरियंस है आपका, उस लिहाज से ही ट्रेनिंग करोगे। इस वजह से इसको हाइपर पैरामीटर कहा जा रहा है कि दैट ये डेटा से नहीं लिंक, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से, आपके प्रॉब्लम से, आपके रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट से कनेक्टेड। हो सकता है कि वो काम आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हो और आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। इसलिए इवन एग्जाम्पल में भी जो बैच साइज दिखाया गया है, ये बोला गया है दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये कमेंट भी आया हुआ है कि आप चेंज कर सकते हैं, यस यू कैन चेंज इट। दीपक बता दें, ये मेरे को बता। मेरा ख्याल हमने बता दिया है कि जब एक दफ़ा मॉडल सारा डाटा देख लेता है तो हम कहते हैं उसने एक इपॉक देख लिया, एक इपॉक कंप्लीट हो गया। तो जितने इपॉक्स पे, अच्छा यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो फिर मैं बाद में कभी बताऊंगा, अभी ज़रा टू मच हो जाएगा, लेकिन आइडिया ये है, आप एक हद से ज़्यादा सेम डाटा मॉडल को नहीं दिखाते, ठीक है, क्योंकि इस तरह करने से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप सिर्फ उस प्रॉब्लम का नाम लिख लें, वो बाद में हम कभी विजिट करेंगे, उसे कहते हैं ओवरफिटिंग, ठीक है। तो अगर हम सेम डाटा बहुत बार मॉडल को दिखाएं तो मॉडल उसको रट्टा लगा लेता है। इस रट्टा लगाने को, यानी मॉडल अगर ट्रेनिंग डाटा को रट्टा लगा ले तो हम कहते हैं यार ये मॉडल ओवरफिट हो गया, और ओवरफिटिंग एक बुरी चीज़ है, ठीक है। तो हम मॉडल को एक रीजनेबल, तो बड़े अच्छे आते हैं ओवरफिटिंग ट्रेनिंग डाटा पे, सिर्फ रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे आते हैं। ट्रेनिंग डाटा पे रिजल्ट बहुत अच्छे हम आते हैं, क्लाइंट को लेकिन दिखा सकते हैं कि हमारा मॉडल 99.999% एक्यूरेट है, लेकिन जब आप उसे अनसीन डाटा देंगे तो वो बहुत बुरा बिहेव करेगा। तो ओवरफिटिंग में, जैसे एक बच्चा इमेजिन करें, वो मैथ के सवालों को रट्टा लगा लेता है। मैथ का क्वेश्चन है, वो बड़ा सारा अलजबरा का, और उसने रट्टा लगा लिया। या यूँ कह लें कि जैसे आपको कोई बंदा गैस दे देता है, आप रट्टा लगा दो, एग्जाम में जाओ और पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो फिर आपका जो मॉडल का हाल उस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर को देख के होगा। एक्चुअली जब ओवरफिटिंग होती है और आपने रट्टा लगाया होता है मैथ के क्वेश्चंस को, तो फिर ऐसा होता है कि मॉडल टोटली क्रैश कर जाता है, फेल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, सो आपसे एक बिल्कुल आसान बिगिनर लेवल का कोड शेयर किया जा रहा है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। इसके जो एजेंडा पॉइंट्स हैं, यू विल बी ओपनिंग अ डाटा सेट, वी विल प्री प्रोसेस द डाटा सेट। कुछ प्रोग्राम्स में ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग होगी, कुछ में कम होगी, और फिर हम अपना मॉडल डिफ़ाइन करेंगे, ट्रेन करेंगे, और फिर उसको रिजल्ट्स के लिए टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी वी आर स्टार्टिंग विद टेंसरफ्लो लाइब्रेरी या टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क। आप अपने मॉडल्स क्रिएट करने हैं तो आप पाईटॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वी आर बिगिनर्स तो हम टेंसरफ्लो से स्टार्ट करेंगे।
तो at the beginning of the session or at the beginning of the code you can open all the libraries frameworks required और जिसकी जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम ऐड करते जाएंगे। मॉडल डिफ़ाइन करने के लिए और उससे रिलेटेड डिफरेंट सेटिंग्स के लिए वी विल इम्पोर्ट टेंसरफ्लो STF। मॉडल के डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स डिफ़ाइन करने के लिए हम टेंसरफ्लो की जो केरस लाइब्रेरी है उसमें से लेयर्स और मॉडल्स को इंपोर्ट करेंगे। और इसी तरह से अगर आपने कोई विजुअलाइजेशन करनी है तो आप मैटप्लॉटलिब यूज़ करेंगे। आप देखेंगे तकरीबन हर प्रोग्राम के शुरू में इसी तरह से लाइब्रेरीज ऐड की जाती हैं। इसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। हाँ, यस। सबसे पहली चीज़ जो लर्न करनी है मुझे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मुझे भी प्रॉब्लम आई, जब हम बिगनर हैं तो हमें अपना डाटा सेट ओपन नहीं करना आता। आपका डाटा सेट डिफरेंट तरह से पड़ा है, हो सकता है किसी URL पे पड़ा हो सकता है कहीं क्लाउड पे पड़ा हो, ये भी हो सकता है कि आपके अपने कंप्यूटर पे पड़ा हो। अच्छा, फिर आपको आइडिया नहीं है कि वो एक ही फ़ोल्डर पड़ा है या ट्रेन और टेस्ट अलग-अलग फ़ोल्डर्स बन गए। तो पहली चीज़ जिसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, इवन फॉर दिस प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है और अगर आप चाहें तो इसकी 100 वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने पहला काम ये करना है, ये डाटा सेट हर पॉसिबल वे में लोड करके देखना है। अब जब आप देखते हैं तो आप गौर करें, हमने इसको 4 वैल्यूज़ दी हैं, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, और फिर हमने बताया है कि जो बिल्ट इन डाटा सेट है साइफर 10 उसको यूज़ कर लें। इससे हमें ये भी समझ आ रही है कि हमने खुद स्प्लिट नहीं किया बल्कि डाटा सेट ऑलरेडी स्प्लिट हुआ है, एक्स ट्रेन में, वाई ट्रेन में, एक्स टेस्ट में और वाई टेस्ट में। आपके पास टाइम होगा, अगला काम जो आपने करना है, एक्स ट्रेन की शेप को प्रिंट करवाएं, वाई ट्रेन की शेप, इन सब की शेप्स देखें। ये एक कमांड है मगर इसके अगेंस्ट आप हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट करके अपनी लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट मज़ीद इसमें ऐड कर दूँ कि आज वाला जो हमारा डाटा सेट है और जो लास्ट हमने लेक्चर के अंदर डाटा सेट यूज़ किया था उनमें, उसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि लास्ट लेक्चर में जो हमारा डाटा सेट यूज़ हो रहा था वो सिंगल चैनल इमेज थी, मतलब उसके अंदर वो कलर्ड इमेजेस नहीं थी। आज का जो हमारा डाटा सेट है साइफर 10, ये कैनेडियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च, उनकी तरफ से ये डाटा सेट है। बेसिकली 32 बाय 32 की इमेजेस हैं 60,000, और उसके अंदर आपके पास नॉर्मल क्लासेस हैं, लाइक शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया, बटरफ्लाई होगी, रैंडम कुछ उन्होंने 10 क्लासेस ली हुई हैं। साइफर 10 मींस कि इसके अंदर 10 क्लासेस लिखी हुई हैं। इसका एक बिगर वर्जन भी मौजूद है, साइफर 100, जिसके अंदर 100 क्लासेस जो है वो डाटा सेट 100 क्लासेस के ऊपर जो है वो बेस्ड करता है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा भी उसके अंदर कंप्यूटर पावर इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो यू विल स्ट्रगल ऑन लोडिंग दैट डाटा। तो इसलिए साइफर 10 जो है वो एक बड़ा अच्छा डाटा सेट है फॉर बिगनर लेवल, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें 3 चैनल की ये RGB इमेज होगी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये आपको कलर पिक्चर्स नज़र आएंगी, बट इसका साइज़ क्योंकि बहुत छोटा है, 32 बाय 32 की इमेज है, क्योंकि कलर इमेज है तो पिक्चर जो है अब आपके पास 32 बाय 32 कॉमा 3 मीन्स 3 चैनल्स हैं, 3 आप समझ लें कि इमेजेस हैं या 3 अरेज हैं डिफरेंट कलर्स की फॉर सेम इमेज। अब नेक्स्ट आप नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं डाटा सेट को। जब आप पिक्सल की इंटेंसिटी को 255 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज़ 0 और 1 के दरमियान में आ जाएंगी, और रिसर्च ये शो करती है व्हेन वैल्यूज़ आर नॉर्मलाइज्ड वी गेट बेटर रिजल्ट्स, राइट। सो हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ये हमने एक लिस्ट डिफ़ाइन कर ली है जिसमें हमने अपने डाटा सेट के सारे क्लास नेम्स भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्लास नेम्स हम लोगों ने ऐड किए हैं, ये जो हमारे पास एक क्यूरी फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आती है कि ये हम लोगों ने कैसे डिफ़ाइन किए हैं। ये बेसिकली अगर आप डाटा सेट जाकर जस्ट गूगल करेंगे, उसको जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मेंशन्ड है
कि साइफर 10 के अंदर पहली क्लास कौन सी है, दूसरी क्लास कौन सी है, तीसरी क्लास कौन सी है, तो हमने उसी सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर क्लासेस को डिफ़ाइन किया हुआ है। एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, तो ये वो तमाम क्लासेस की लेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं और इन्हीं क्लासेस की तमाम इमेजेस जो हैं हमारे डेटा सेट के अंदर मौजूद होंगी। नेक्स्ट स्टेप है मॉडल डेफिनेशन। हमने आपकी आसानी के लिए एक बहुत सिंपल मॉडल क्रिएट किया है। वी विल बी यूजिंग सीक्वेंशियल मॉडल्स। आप अपने मॉडल को गौर से देखें, देयर इज़ एन इनपुट लेयर और इनपुट के साथ अगर आप देखें तो फ्लैटन का वर्ड लिखा हुआ है। दैट मीन्स आपने अपनी इमेज को वन डायमेंशनल वेक्टर बना के आपने फीड किया न्यूरल नेटवर्क को। सो 32 इंटू 32 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लें, जो नंबर है उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके मॉडल के इनपुट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ लेयर्स डॉट डेंस। कितने न्यूरॉन्स की है? 512 और एक्टिवेशन फंक्शन है RELU। डेंस मीन्स अ फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लेयर। इसी तरह से एक और उसके बाद हमने लेयर ऐड की है 256 और इसी तरह से हमने एक्टिवेशन फंक्शन लिया है RELU। जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो वन टाइम जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो देन प्ले विद द मॉडल। एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करें, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चेंज करें। बस एक बात का ख्याल रखें, इनपुट लेयर आपकी जो है वो आपकी जो मॉडल जो आपने डेटा सेट लिया है उसकी इमेजेस से मैच करे और जो आउटपुट लेयर है आप उसमें देख रहे हैं 10 लिखा हुआ है। सो 10 मीन्स आपकी 10 आउटपुट क्लासेस हैं। और एक और चीज़ गौर करें, लास्ट लेयर पे आपको सॉफ्टमैक्स फंक्शन नज़र आएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप मॉडल को कंपाइल कर लें। आप मॉडल को डिफ़ाइन करके बैठे रहें, कोई अफेक्ट नहीं होगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप डिफ़ाइन करें कि आपके मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स क्या होंगे। सबसे पहला हाइपर पैरामीटर है, आपने बताया कि आप कौन सा ऑप्टिमाइज़र यूज़ करने जा रहे हैं। अगले किसी सेशन में वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइज़र्स। नेक्स्ट, जैसे सर ने लॉस फंक्शन की बात की तो हम कौन सा लॉस फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं? स्पार्स, कैटेगोरिकल, क्रॉस एंट्रोपी। अगले सेशंस में हम इन पे भी मीन स्क्वायर एरर बहुत सारे हैं आपके पास, हम भी डिस्कस करेंगे। दूसरा ये आप लोगों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट होता है कि ये जो चीज़ें आपके पास नई टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, आपको लॉस के बारे में तो पता है बेसिकली लॉस करता क्या है, उसका क्या रोल है एक मॉडल की ट्रेनिंग के अंदर और उस मॉडल की इवैल्यूएशन के अंदर। बट अब आप लोगों का जो काम है असल में वो ये है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लॉस हैं आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को ये बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर ये स्पेसिफिक किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें मैंने कौन सा लॉस यूज़ करना है और उसकी रीज़न क्या है कि ये लॉस यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम अगर वन चैनल की इमेज यूज़ करें तो वहाँ पे हमने इस किस्म का लॉस क्यों यूज़ किया था। हमारी क्लासेस अगर ज़्यादा हो रही हैं तो लॉस कौन सा होगा, क्लास हमारी सिर्फ 2 हैं तो लॉस फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपको उस हवाले से फिर लॉस फंक्शंस के बारे में भी आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि हर लॉस फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस जो है वो सर्व कर रहा होता है और उसका जो है वो हर सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट फ़ायदा होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी जब आप कोड कर रहे हो तो सर्च किया करें। इनका क्वेश्चन ये है कि जब ये ग्रेडियंट डिसेंट को स्टडी कर रही थे तो उस वक़्त इन्होंने एडम ऑप्टिमाइज़र या किसी भी और ऑप्टिमाइज़र के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपसे अनफोल्ड होती जाएंगी। ऑप्टिमाइज़र्स की एक लंबी लिस्ट है। एडम ऑप्टिमाइज़र मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, बल्कि जो लर्निंग रेट आप बताते हैं ना वो भी आप ऑप्टिमाइज़र के साथ बताते हैं। और ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें लर्निंग रेट गिवन नहीं है। और हम जानते हैं कि जब चीज़ें गिवन नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जो एडम ऑप्टिमाइज़र है इसका लर्निंग रेट, डिफ़ॉल्ट लर्निंग रेट 0.001 है। अगर आप इससे डेविएट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे उसका लर्निंग रेट बता सकते हैं। वो भी कोई एग्जांपल हम शेयर कर देंगे। अभी आज के दिन हम बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल आपसे कर रहे हैं, तो वील कम टू दैट, वील कम टू अदर ऑप्टिमाइजर्स एज वेल। अच्छा, अभी भी आपका मॉडल ट्रेन नहीं करेगा।
ट्रेनिंग कब होगी? जब आप मॉडल डॉट फिट कमांड यूज़ करेंगे। मॉडल डॉट फिट में आप क्या बताते हैं? ट्रेनिंग डाटा देते हैं, ट्रेनिंग लेबल्स देते हैं, फिर नंबर ऑफ इपॉक्स बताते हैं आप। और ये मैंने आगे ऐड कर दिया है वैलिडेशन डाटा इक्वल टू एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। मैं देखना चाह रही थी कि मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और ट्रेनिंग लॉस तो आ रहा है, तो टेस्टिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग लॉस कितना आ रहा है। देखिए, ट्रेनिंग में आपने एक तो इम्प्रूव करनी है एक्यूरेसी और मिनिमाइज़ करना है लॉस। और ये कैसे करेंगे? आप पहले तो फर्स्ट टाइम रन कर लें और फिर उसके बाद आप बार बार कोई ना कोई हाइपर पैरामीटर चेंज करेंगे और आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नंबर ऑफ़ इपॉक्स हमने आपका टाइम सेव करने के लिए 10 लिखी हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। लाइक यूजुअली आई विल स्टार्ट फ्रॉम 20-30 इपॉक्स और मैं बार बार रिपीट करूँगी अपना एक्सपेरिमेंट, कभी 50 कर दूँगी, कभी 60 कर दूँगी। आने वाले लेक्चर्स में हम आपको अर्ली स्टॉपिंग का यूज़ भी बताएंगे। एक वक्त आता है कि नंबर ऑफ़ इपॉक्स ज़्यादा देने से भी आपके रिज़ल्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि रिज़ल्ट्स रिवर्स जाना शुरू हो जाते हैं, कभी अप कभी डाउन। तो दैट इंडिकेट्स कि नाउ यू आर एट द सैचुरेशन पॉइंट। सो वी विल बी यूजिंग अर्ली स्टॉपिंग। अभी हमने टाइम बचाने के लिए 10 किया है। जब आप प्रैक्टिस करें तो आप 10, 20, 30 जितनी इपॉक्स लेनी है आपने ले लें। आप गौर करें, हर इपॉक में एक्यूरेसी चेंज हो रही है, लॉस कम हो रहा है। ये 1-2 मिनट लेगा और एग्जीक्यूट होने में। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो एक तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स क्रिएट करें। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल कैसे क्रिएट होंगे? आप उनकी लेयर्स कम ज़्यादा करके देख लें, आप उनका एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करके देख लें, लेकिन माइंड इट लास्ट लेयर पे आपके पास सॉफ्ट मैक्स होना चाहिए या सिग्माइड होना चाहिए। अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे तो सिग्माइड यूज़ करें, और अगर मल्टी क्लास है तो आप क्या यूज़ करें? आप सॉफ्ट मैक्स यूज़ करेंगे। सो ये इपॉक्स इंक्रीज़ होती हैं, उतनी देर हम आपको अगला बता देते हैं, बाद में हम वापस आ जाएंगे। मॉडल एवेल्यूशन के बारे में काइंडली आप बता। बिल्कुल। जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया तो उसके बाद आपका जो सबसे वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने मॉडल को अपना एवेल्युएट करना है कि ट्रेनिंग के वक्त उसकी जो एक्यूरेसी आ रही है, इवेल्यूएशन के दौरान भी उसकी एक्यूरेसी नियर बाय दैट एक्यूरेसी होनी चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉडल ट्रेन हुआ और उसकी एक्यूरेसी आई 80%, अब आपने जब उसको इवेल्युएट करना स्टार्ट किया और उसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी जो है वो आपकी आ रही है 65%, 60%, 55%, तो जितना ज़्यादा गैप दोनों में होगा उतना ज़्यादा आपके लिए कंसर्न जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। क्योंकि अगर इन आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, टेस्टिंग एक्यूरेसी बहुत ख़राब है, विच मीन्स कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें फ्लॉज हैं। आपकी ट्रेनिंग आपको एक जिसे कहते हैं कि एक इल्यूजन आपके लिए क्रिएट करी है कि आपका मॉडल बहुत अच्छा है, बट क्योंकि टेस्टिंग के वक्त आपने जब उसको अनसीन इमेजेस दिए हैं उसका रिजल्ट्स बड़े ड्रास्टिकली डाउन हो गए। इसी तरीके से जब आप उस मॉडल को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमेशा न्यू केस की एक इमेज आएगी, उस इमेज के ऊपर उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमेशा ख़राब होंगे, वो गलत प्रेडिक्शन देगा और आपका मॉडल जो है वो ऑब्वियसली जब उसकी तो आपको फिर क्या करना है, हाइपर पैरामीटर्स चेंज करने हैं। हाइपर पैरामीटर्स में आप लर्निंग रेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ चल रहे हैं, तो लर्निंग रेट चेंज कर सकते हैं, बैच साइज चेंज कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ लेयर्स चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ इपॉक्स चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है, और आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ करे, लॉस डिक्रीज़ करे, और जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मिनिमल हो। ठीक है, ओके। सो इसी तरीके से इसी बेस के ऊपर हम मॉडल इवैल्यूएशन करते हैं। और मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर अगर आप देखें तो हम लोग टेस्टिंग डाटा दे रहे हैं। एक्स टेस्ट मतलब एक्स मींस इनपुट डाटा, टेस्ट मींस टेस्टिंग के वक्त हमने जो इनपुट डाटा देना है, इनपुट इमेजेस देनी है जिनके अंदर जो लेबल्स हैं वो उसके साथ हम दे रहे हैं वाई टेस्ट, जो उसके साथ लेबल्स हैं उसके वो मौजूद है। तो वो क्या करेगा कि आपकी जो प्रेडिक्शन है उसको कंपेयर करेगा विद प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड दैट एक्चुअल वैल्यू, कि क्या मॉडल की जो प्रेडिक्शन थी वो एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल प्रेडिक्शन से मैच कर रही थी या नहीं कर रही थी, उसकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स कैलकुलेट होंगे।
अभी हमारे मॉडल की 7 इपॉक्स हो गई हैं। जैसे ये कंप्लीट होती है तो हम इसको एग्जीक्यूट करके तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो मॉडल की टेस्ट एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है। मीनवाइल उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम डेटा को विजुलाइज करके देखें, क्योंकि हमारे पास इमेज डेटा सेट है, विजुअली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो किस किस्म के हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। जब ये मॉडल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके ऊपर हम दोबारा आएंगे कि इस ट्रेनिंग के ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह का कैलकुलेट हुआ है। बट अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक एक मकसद है। जब आप किसी को भी अपना मॉडल दिखा रहे थे वहाँ पे आप अपना कोड एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाएंगे, भाई ये देखें ये मेरी टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है, ये मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है। वहाँ पे आपने अपने एक कंसाइज समरी पेश करनी होती है अपने मॉडल की। तो आपके पास इस तरह का अगर ग्राफ मौजूद है तो देखने वाले को फ़ौरन पता लग जाएगा कि मॉडल के अंदर क्या फ्लॉ है, या मॉडल अच्छा है या बुरा है। ग्राफ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कह लें कि जो ऑरेंज के अंदर है वो हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी है, और जो हमारे पास ब्लू में है वो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमल है। आप सिंपली कह सकते हैं कि वो 0.422 के अराउंड वैल्यूज़ जो है वो आपके पास आ रही हैं। इस ग्राफ की शेप इसलिए ऐसी है कि ये सिर्फ एक इपॉक पे क्रिएट किया गया है, ये भी ज़हन में रखें, सिर्फ टाइम सेव ये अभी जब हमारा मॉडल ट्रेन होगा तो इसको जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी शेप चेंज होगी। जस्ट आपको समझाने का मकसद ये है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर यू, जिसको आपने अपना मॉडल प्रेजेंट करना है, रिजल्ट्स दिखाने हैं, उसके लिए भी। तो आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। अब हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, और हमारे पास जो एक्यूरेसी आई है आफ्टर 10 इपॉक्स वो है 0.499। ये बिल्कुल भी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, और दैट इंडिकेट्स अदरवाइज तो हम पहले ही दिन न्यूरल नेटवर्क एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि हमने शायद इस मॉडल को रिफ़ाइन करना है। ये भी हो सकता है कि ये मॉडल हमारा काम ही ना आए और हमें कोई और मॉडल चूज़ करना पड़े, किसी और न्यूरल नेटवर्क पे जाना पड़े। लेकिन फिर भी स्टिल इसमें बहुत मार्जिन है। तो आप लोगों ने इसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी है और लॉस मिनिमाइज़ करना है। समटाइम्स एक्यूरेसी ठीक भी हो तो लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे काम की एक्यूरेसी नहीं है जी। ओके, जो टेस्ट एक्यूरेसी आई है वो आई है 0.466, मींस कंसिडरेबली नियर टू आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी के करीब है। बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, विच इज़ गुड फॉर अस। इसका जब हम प्लॉट उसको करते हैं तो ये देखें, अब आप प्लॉट आपके सामने चेंज हो गया है, और प्लॉट आपको बता रहा है कि आपकी जो अब एक्यूरेसी वो 0.4 से अबव है, और दोनों के अंदर बड़ा कंसिडरेबल जो बड़ा मिनिमल जो है वो जो डिफरेंस है वो मौजूद है, विच इज़ गुड फॉर नाउ। अच्छा, अब हम प्रेडिक्शन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मॉडल से अब कोई सी स्टार्टिंग की 5 इमेजेस हम जो है वो मॉडल को दे रहे हैं, और उस पर प्रेडिक्शन करवाएंगे कि मॉडल जो है उस पर प्रेडिक्ट करे, और उन इमेजेस को जो है वो डिस्प्ले भी करवाएं। अच्छा, अब आपके सामने ये जो इमेजेस आ रही हैं, इंटरेस्टिंगली आपको तो ये बड़ी बिल्कुल भी नज़र जो है वो ऐसा नहीं आ रही, क्योंकि ये इसका साइज जी 32x32 साइज है। बेसिकली 32x32 की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्मॉल साइज़ की होती है। तो इसको अगर आप मज़ीद स्मॉल साइज़ के अंदर अगर जूम आउट करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी सेंस नज़र आएगी कि हाँ ये इमेजेस जो हैं वो किस चीज़ की हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने आता है कि आप लोगों ने देखा है कि हमने ये जो इमेजेस थी 32x32 की इमेज थी, ये साइज़ था। बट इन रियलिटी जब आपके पास इमेजेस आती हैं तो वो एटलीस्ट 1000x700 की इमेजेस होती हैं, 1000x700 की डायमेंशंस होती हैं उसकी, विच इज़ फार लार्जर दैन दिस वन। और इसकी सिर्फ 10 इपॉक्स ट्रेन करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगा है। और उस जब आपके पास बड़े मॉडल्स होते हैं, आपके पास क्लासेस ज़्यादा होती हैं, तो एटलीस्ट आपके पास नियर टू 100 मिनिमल इपॉक्स आपके पास होती हैं, और डाटा सेट भी बहुत ज़्यादा होता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और फिर क्योंकि ये आइटरेटिव प्रोसेस है, कोई भी बंदा 1 से 2 ट्रेनिंग के अंदर कोई बेस्ट मॉडल क्रिएट नहीं कर सकता। आइटरेटिवली आपको हाइपर पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के साथ ट्वीकिंग करनी पड़ती है, आपको एक्टिवेशन फंक्शंस चेंज करने पड़ते हैं, आपको लॉस फंक्शंस के साथ जो है ना वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लर्निंग रेट चेंज करना पड़ता है, देन जाके आपका जो मॉडल है वो एक ऑप्टिमल रिजल्ट के ऊपर पहुँचता है। तो इसके ऊपर हम मजीद यहाँ पे मैं एक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ कि हमारे पास जो ANN है, सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब स्टार्ट होगा ना, इससे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्या हमारे पास जो NN सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जिसको आज हमने ट्रेन किया है,
जब हमारे पास रियल केस, रियल सिनेरियो के अंदर इतने बड़े डायमेंशंस की इमेजेस हैं और वो इन छोटी छोटी इमेजेस के ऊपर इतना टाइम टेक ले रहे हैं, तो क्या ये एफिशिएंट वे है इमेजेस को सिंपल न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन करना? तो जो इसकी रीजंस आप लोगों ने विद लॉजिक लेके आनी है कि ये क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो कैसे है, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग फर्दर। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट इसमें मेंशन्ड है कि आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है, और हम बार बार रिपीट भी कर चुके हैं लेक्चर के अंदर कि आप लोगों ने हाइपर पैरामीटर्स के साथ जो है वो ट्रिकिंग करनी है, उसको चेंज करके मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करके लेके आना है। ज़बरदस्ती नहीं, हार्ड तोड़ करके नहीं लेके आनी, ट्रेन करके लेके आनी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने फैशन मिनिस्ट का एक प्रोग्राम आपसे शेयर किया था। उस वक्त नंबर ऑफ़ चैनल्स 1 थे, वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस थी या RGB इमेजेस, आप जैसे उनको देखना चाहें। उसी प्रोग्राम को रेप्लिकेट किया है हमने इसी डाटा सेट के लिए, और हारिस ने उसको बड़ा अच्छा कोड किया है। वो प्रोग्राम भी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन पहले इस पे ट्राई करें, और जब आपकी नॉलेज इस लेवल पे आ जाए तो फिर हारिस ने एक बहुत अच्छा कोड है जो आपके बहुत काम आएगा इन नियर फ्यूचर, तो उस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। जी, सवाल ये है कि जो एग्जांपल हमने की उसमें हमने डाटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट में नहीं ब्रेक किया। उसकी वजह ये है कि ये जो डाटा सेट्स आते हैं ना, ये ऑलरेडी ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में पहले से सेपरेट होते हैं। इनके ना चंक्स जो डाटा सेट बनाने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो आप ट्रेन सेट अलहदा लेते हैं, आप टेस्ट सेट अलहदा आपके पास मिल जाता है, आपको स्प्लिटिंग की ज़रूरत इस केस में नहीं रहती। जैसे एमनिस्ट के केस में भी आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, फैशन एमनिस्ट में भी नहीं करना पड़ेगा, सिफार 10 है और इस किस्म के जो वेल नोन डाटा सेट्स हैं वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को ऑलरेडी आपके लिए सेपरेट करके आपको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे 7:30 विद लिटिल बिट ऑफ चेंज। अल्लाह खैर करे, सब ठीक किया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, चेंज आएगा, तब्दीली आएगी। ओके जी, हाफिज़। हाफिज़।